Morning students, myself Mahendra Sharma from Suraj School Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कि एक पार्टी का डोमिनेंस हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने 1952 से 1967 तक अपना डोमिनेंस रखा था इंडियन पॉलिटिक्स पर। उसके हमने रीजंस पढ़े थे कि क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था। ठीक है, तो उस समय जो इलेक्शंस हुए थे वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे। ओके, अब डेमोक्रेटिक थे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, यानी कि अपोजिशन पार्टीज भी था। अपोजिशन पार्टीज उस समय काफ़ी पार्टीज थी, लगभग अराउंड 53 उस समय टोटल पार्टी थी जिन्होंने कि इलेक्शंस लड़े थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक है एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन, कि अपोजिशन पार्टीज़ का राइज होना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा भी है, सीपीआई पार्टी थी एक अपोजिशन पार्टी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और थी कि कांग्रेस ने डोमिनेंस किया, हमने कुछ उसके रीजंस पढ़े थे, है ना, कि भाई एक जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें काफ़ी बड़ा रोल था उसका, पॉपुलर लीडर्स कांग्रेस के साथ थे, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग शामिल थे उसमें, जिनकी वजह से कि कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था। इसके आगे एक टॉपिक और है हमारा, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, कि कांग्रेस जो थी उसके अंदर जो फैक्शंस थे, फैक्शंस का मतलब मतभेद, क्योंकि देखो कोलिशन था, कोलिशन अलग अलग तरह के लोग थे तो उनके बीच में आपस में फैक्शंस मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसको टॉलरेंस और मैनेजमेंट किया। मीन्स जो उनके मतभेद थे उनको एक मैनेज किया ठीक तरह से, और उनमें अपनी पार्टी को डिवाइड होने से बचाए रखा। तो ये भी एक रीज़न था कांग्रेस के डोमिनेंस का। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। जनरली इसमें भी आप दो पॉलिसीज़ कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन और एक प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। ये दो चीज़ें आती हैं। देखिए, दिस कोलिशन लाइक करेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, कि कोलिशन था अलग अलग आइडियोलॉजीज का, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, तो उसने कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी और ज़्यादा मजबूती दी। फर्स्ट देखिए, एक कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु ज्वाइन इट, कि कोलिशन उन सभी लोगों को अपने यहाँ पर स्पेस देता है जो उसे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. कि उनके अंदर एक तो ये था कि कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको कि एक्सट्रीम पोजीशन, ज़्यादा बड़ी पोजीशन दे दी जाए कि सारी पावर्स उसके पास हो, और दूसरा सभी इश्यूज़ पर उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहा, कि कोई भी इश्यूज़ था उसके वो तभी उस इशू पर आगे बढ़ते थे जब उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन होता था। कंप्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ ए कोलिशन, कि कोई भी एक कोलिशन है उसमें कंप्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस, सभी को शामिल किया जाना और कंप्रोमाइज, ये उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हॉलमार्क है उसका। दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन ए डिफिकल्टी, और कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी अपोजिशन के लिए एक नुकसानदायक रही, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज रोल तब प्ले करे ना तब उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो, वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. अब देखो, कोई भी जो अपोजिशन थी कुछ भी उसके खिलाफ बोलना चाहती थी, कांग्रेस के खिलाफ पॉलिसीज़ वगैरह, लेकिन उसमें क्या था कि कांग्रेस में जो प्रोग्राम्स थे और आइडियोलॉजीज थे उनके बारे में ही आपस में मतभेद नहीं था, कि अगर पार्टी के अंदर थोड़ा सा फैक्शन होगा और वो लोगों तक आएगा तो अपोजिशन पार्टीज उसका फ़ायदा उठाते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। Secondly, in a party that has the nature of coalition, there is greater tolerance of internal difference and ambitions of various groups and leaders are accommodated. कि देखिए, एक पार्टी जो एक कोलिशन पार्टी थी, उस समय अलग अलग आइडियोलॉजी को कोलिशन किया हुआ था, उनके बीच में जनरली इंटरनल डिफरेंस थे और अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग एम्बिशंस थी, लेकिन उसमें सबसे मेन क्या था कि उन सभी को वहाँ पर स्पेस दिया गया था, सभी को जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह में शामिल किया जाता था। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस ने यही पॉलिसी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी चलाई थी जिसमें सभी को अपने साथ कनेक्ट किया था, और फ्रीडम के बाद भी कांग्रेस ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि सभी को उन्होंने स्पेस दिया। दैट इज़ वाई इवन इफ़ ए ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी, कि देखो कई बार उनमें फैक्शंस होते हैं, जैसे कि
पार्टी का एक मेंबर है वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं है, पार्टी में जो उसकी पोजीशन है उससे खुश नहीं है, और या पावर शेयरिंग को लेकर वो उनसे खुश नहीं है, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी, तो वो उस मैटर को पार्टी के अंदर ही रखते थे एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रादर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकेमिंग एन अपोजिशन। तो उनके बीच में जो भी फैक्शंस होते थे वो पार्टी में उनके साथ लड़ते थे, उनके साथ अपना एक कह सकते हो कि स्ट्रगल करते थे अपनी पोजीशन को लेके, अपने पावर शेयरिंग को लेकर, जिनसे भी उनका डिस्प्यूट होता था। पर वो ऐसा नहीं करते थे कि पार्टी छोड़कर चले गए और अलग से एक अपोजिशन पार्टीज बने। मीन्स उनके बीच में जो भी फैक्शंस वगैरह होते थे वो पार्टी के अंदर रहकर ही उसे सॉल्व करते थे, और ये कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट वो रहा जो कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस रखा था, क्योंकि पार्टी का कोई भी कैंडिडेट छोड़कर नहीं जा रहा है, कोई अपोजिशन पार्टीज नहीं बना रहा है, और इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा था। दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शन। तो पार्टी के अंदर जो ये ग्रुप्स बनते हैं इन्हीं को फैक्शन कहा जाता है। द कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इनफैक्ट एनकरेज वेरियस फैक्शंस, कि कोलिशन नेचर की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इन चीज़ों को टॉलरेट किया और वेरियस फैक्शंस जो थे उनको एनकरेज किया। सम ऑफ दीज फैक्शन वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, कुछ इनमें फैक्शंस आइडियोलॉजी के बेस पर होते थे, बट वेरी ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड, और अक्सर जो ये उनके बीच में मतभेद मिलते थे, जो फैक्शंस मिलते थे, वो या तो पर्सनल एम्बिशंस को लेकर कि एक की एम्बिशंस कुछ हाई हैं उसको लेकर होती थी, या राइवलरीज होती थी एक दूसरों में कंपटीशन, तब ये फैक्शंस राइज होते थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस, तो ये पार्टी की वीकनेस होने की बजाय इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम ए स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस, तो जो उनके बीच में ये फैक्शंस थे ये कांग्रेस के लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि कांग्रेस की एक ताकत बनकर उभरी। सिंस देयर वर रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर, तो उन सभी जितने भी आप कह सकते हो कि उनके बीच में फैक्शंस वगैरह थे, जितने भी ग्रुप्स बने हुए, उन सभी ग्रुप्स को पार्टी के अंदर ही उन्होंने स्पेस दिया हुआ था कि पार्टी के अंदर रहकर ही वो लड़े। इट मीन दैट लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी रिमेन्ड विद द कांग्रेस रादर देन गो आउट एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी। तो इन जो लीडर्स होते थे, अलग अलग जो इनके इंटरेस्ट होते थे, जो ग्रुप्स वगैरह थे, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, उनके जो लीडर्स वो पार्टी के यानी कि कांग्रेस के अंदर ही रहते थे, ना कि कांग्रेस से अलग होकर वो अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाते थे। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड ऑफ न्यूमरस फैक्शंस, जो स्टेट यूनिट्स थी, स्टेट में जो कांग्रेस के आप कह सकते हो कि ग्रुप बने हुए थे, उनमें भी इस तरह के फैक्शंस थे। द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस मेक द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और देखिए कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, तो जब आपके पास देखो एक ही आइडियोलॉजी है तो दूसरी आइडियोलॉजीज आपका अपोज करेंगे, लेकिन जब सभी आइडियोलॉजीज का मिलकर आपने ग्रुप बनाए तो आपको कोई अपोज करने वाली कोई आइडियोलॉजी बची नहीं, और इसीलिए से कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई थी उस समय। The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policies and decision making from the margins. जबकि दूसरी पार्टी जो थी वो चाहती थी कि इन जो फैक्शंस हैं इनका प्रभाव डाले, अटेम्प्ट किया उन्होंने, लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाया। दे वर नॉट अल्टरनेटिव टू द रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी के वो अल्टरनेट नहीं थे, जो अपोजिशन पार्टी थी वो अल्टरनेटिव्स नहीं थे उन पार्टीज़ के लिए, कांग्रेस के लिए। इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज एंड क्रिटिसाइज, सेंसर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी उनको वो क्रिटिसाइज़ किया, कांग्रेस को प्रेशराइज किया। कहने का मतलब कि एक वहाँ पर डेमोक्रेटिक्स को उन्होंने मेंटेन रखा था। आगे हम पढ़ेंगे कि अपोजिशन का क्या रोल था वहाँ पर। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंस मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। तो इससे क्या, उनके बीच में जो फैक्शंस थे तो उससे कांग्रेस के अंदर एक बैलेंस मेंटेन रहा, क्योंकि अगर एक ही आइडियोलॉजी के लोग होते तो उनमें से एक पावरफुल हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक कोलिशन था तो सभी को इक्वली पावर शेयर की गई थी। पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस, कि पार्टी के अंदर कंपटीशन था, पॉलिटिकल कंपटीशन था। इन दैट सेंस इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल अपोजिशन, कि फर्स्ट डिकेड जो था यानी कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे उनमें कांग्रेस रूलिंग पार्टी तो थी
और एज वेल एज वो एक अपोजिशन पार्टीज़ भी थी। अपोजिशन पार्टीज़ कैसे थी? अपोजिशन पार्टी ये थी कि पार्टी के अंदर ही अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, तो वही अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाती तो वही उसका अपोज कर लेते थे। तो कांग्रेस रूलिंग के साथ साथ अपोजिशन भी रही। इसलिए जो ये फर्स्ट 15 ईयर्स थे, मैंने कल आपको बताया था कि 1952 से जो 67 का जो टाइम पीरियड था, इसे कांग्रेस सिस्टम कहा गया है। कांग्रेस सिस्टम की उस समय पूरी तरह से कांग्रेस ही उसको डोमिनेंस कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स को। ओके, अब इसके बाद आता है एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ की, अपोजिशन पार्टीज़ का एमरजेंस। As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इस समय ऐसा नहीं था कि उस समय फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कि उस समय कोई अपोजिशन नहीं था। वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस, और इलेक्शंस का जब हम रिजल्ट देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी कम्स अक्रॉस द नेम्स ऑफ मैनी पार्टीज़, तो हमने कई पार्टीज़ का नाम उसमें देखा था कि कांग्रेस के अलावा और भी कई पार्टीज थी। Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. कि जो दूसरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, तो उस समय इंडिया में भी काफ़ी डाइवर्स और वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज़ वर्क कर रही थी। सम ऑफ दीज हैड केम इन टू बींग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, कुछ इसमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले ही आ गई थी, और कुछ पार्टी जो थी जिन्होंने कि देश की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इवन 60s और 70s के जो डिकेड था उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950s। कि आज जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है उनका अगर हम एक वो ट्रेस देखें, उनकी एक हिस्ट्री देखें, तो जनरली वो 1950s में जो अपोजिशन पार्टी थी उन्हीं में से इनका ट्रेस हुआ है। हमने पहले पढ़ा भी था कि काफ़ी पार्टीज थी जो बाद में राइज हुई है, आरजेडी और ये पुरानी जो पार्टी थी उन्हीं में से इनका राइज हुआ है। All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. अब 52 से 67 तक जो ये अपोजिशन पार्टी थी, इन्हें सिर्फ एक टोकन मिला था कि इनको 15, 16, 17 मैक्सिमम इतनी सीट्स मिली थी, जहाँ जबकि कांग्रेस 360, 370 के आसपास गेन कर रही थी। येट देयर प्रेजेंस प्लेड ए क्रूशियल रोल, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सीट्स इतनी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एक उस समय काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया, यानी कि उन्होंने एक इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा था। These parties offered a sustained and often principal criticism of the policies and practices of the Congress Party, कि इन पार्टीज़ ने कांग्रेस की जो उस समय पॉलिसीज़ थी या कांग्रेस जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह जो कर रही थी उन सभी का अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के ऊपर अपना एक कंट्रोल रखा, और दूसरा कांग्रेस के अंदर भी उन्होंने बैलेंस मेंटेन रखा। कांग्रेस के अंदर बैलेंस कैसे कि अलग अलग जो आइडियोलॉजी के अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स के लोग थे सभी को भी उन्होंने पावर में इक्वली पावर शेयर की गई थी। बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव, कि उन्होंने एक अल्टरनेट अलाइव रखा कि भाई एक अल्टरनेट है कांग्रेस के अलावा, और दूसरी पार्टी अगर कांग्रेस सही तरीके से नहीं कर रही है तो दूसरा उनके पास अल्टरनेट है। ओके, दिस पार्टी प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद इन द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। तो इन पार्टीज ने जनरली उस समय एंटी डेमोक्रेटिक एक कंडीशंस होने से रोक के रखा था, कि देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा। This party also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping of our country। और इन पार्टीज़ में काफ़ी ऐसे नए लीडर्स निकल गए जिन्होंने कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो स्टार्टिंग के जो 15 ईयर्स थे उनमें अगर हम बात करें, कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स थे उनमें एक दूसरे के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट था। द इंटरिम गवर्नमेंट, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मैंने आपको बताया था कि 1947 में जब नेहरू फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी बिना इलेक्शंस के। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें सभी अपोजिशन पार्टी जो भी थी उस समय उनके लीडर्स को जो नेहरू थे उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया था, यानी कि उसकी आप कह सकते हो कि उस समय अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई थी, सभी पार्टीज़ ने।
देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर, इसके अलावा जेपी नारायणन, ये सभी थे जिन्होंने मिलकर उस समय सरकार को बनाया था। द काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कंपटीशन ग्रू मोर इंटेंस, कि आगे चलकर जब ये पॉलिटिकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था तो तब इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस हुआ था, अगर नहीं तो स्टार्टिंग में हम बात करते इनके बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। दस द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज क्वाइट यूनिक, तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट फेज था वो काफ़ी एक यूनिक रहा था इंडिया में। द इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस एनेबल्ड इट टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस, कि जो नेशनल मूवमेंट था उसमें कांग्रेस ने अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग आइडियोलॉजी, सभी लोगों को अपने यहाँ पर स्पेस दिया था और एक ग्रुप बनाया था। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और कांग्रेस का एक की रोल तो रहा ही था फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसका उसे बेनिफिट मिला और इस चीज़ का उसने फ़ायदा इलेक्शंस में भी उठाया। एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्टडली डिक्लाइन, कि कांग्रेस की जो एबिलिटी है, एज द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस, कि उन्होंने सभी को अपने साथ शामिल किया था, सभी डिफरेंट इंटरेस्ट के जो लोग थे, आगे चलकर ये डिक्लाइन हुआ। अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टिंग, और जब उनमें से डिक्लाइन हुआ, मीन्स अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप थे उनको जब सभी को बेनिफिट नहीं पहुंचा, तो उसका अपोजिशन पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया और आगे चलकर अपोजिशन पार्टीज़ राइज होने लगी, ठीक है। और आगे चलकर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को चैलेंज करने वाली काफ़ी पार्टीज़ राइज हो चुकी है, ठीक है। और वी शैल कम टू द अदर फेजेस इन लेटर पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब आगे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हुआ ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें यही पढ़ा था कि एमर्जेंस ऑफ कांग्रेस, की कांग्रेस का एमर्जेंस, सॉरी, कांग्रेस का एमर्जेंस का आप कह सकते हो कि कांग्रेस का कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में एमर्ज हुआ, और इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज थी उनका कैसे एमर्ज हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दिखाया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, देखिए, लीडर ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा के लीडर, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, बीजेएस पार्टी थी उसके लीडर, इसके अलावा मिनिस्टर इन नेहरू फर्स्ट कैबिनेट, कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन 1950 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था पाकिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। मेंबर ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, कॉन्स्टेंट असेंबली के मेंबर थे। बाद में फर्स्ट लोकसभा, ठीक है, लेटर द फर्स्ट लोकसभा वाज अपोज टू इंडियन पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट हुए थे। अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर, कश्मीर की गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग उनको अरेस्ट किया गया, और डिटेंशन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रिगार्डिंग था। अब देखिए इसमें एक और कार्टून दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये टग ऑफ वॉर दिखाया हुआ है। टग ऑफ वॉर में क्या है कि ऊपर देखिएगा, ऊपर जो पेड़ पर जो बैठे हुए हैं ये तो हैं रूलिंग पार्टी है, और जो नीचे इसको खींचने की, इसको जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक डेमोक्रेटिक नेचर को इन्होंने शो किया हुआ है। और इसमें देखिए जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो कौन कौन है इसमें, ए के गोपालन, आचार्य कृपलानी, NC चटर्जी, श्रीकंतन नायर और सरदार हुकम सिंह, ये जनरली इसमें जो लीडर्स हैं जो कि उस समय की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई कि किस तरह कांग्रेस ने थोड़ा डोमिनेंस किया, उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और एमर्जेंस ऑफ जो अपोजिशन पार्टीज़ की, अपोजिशन पार्टीज़ का कैसे राइज हुआ, कैसे अपोजिशन पार्टीज़ ने कांग्रेस की पॉलिसीज़ को अपोज किया, ठीक है ना। तो उन चीज़ों के बारे में कुछ हमने इसमें लीडर्स के बारे में पढ़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंटरिम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें इसमें हमने पढ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक दो आपके जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।